तो आ चुके हैं साइंस विद सूरज यूट्यूब चैनल के साथ। स्वागत है आप सबका एक और क्लास 9 की आरंभ सीरीज का चैप्टर जो कि हमारे बायोलॉजी से है। बायोलॉजी में हम आज जो कवर करने वाले हैं उस पर्टिकुलर चैप्टर का नाम है सेल, जो कि एक बहुत सिंपल, बहुत इजी बट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आपकी बेस बिल्डिंग में काम करेगा। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। सेल, जिसका मीनिंग होता है कि यार हमारी पूरी लिविंग ऑर्गेनिज्म जितनी भी होती है, हम हो गए, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ह्यूमंस हो गए, सब लोग डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स से बने। और अगर हम उन ऑर्गन्स को ब्रेक डाउन करते 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 आए और जो सबसे स्मॉलेस्ट थिंग हमको मिलेगी वो मिलेगा हमको सेल, जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सबसे बेसिक, सबसे फंडामेंटल और सबसे फाउंडेशनल चीज रहती है। तो सेल कुछ नहीं है, इट्स अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट्स अ लिविंग थिंग जो ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स, एनिमल, कोई भी लिविंग एंटिटी के अंदर आपको हमेशा देखने को मिलेगी। तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि सेल इज अ स्ट्रक्चरल, फाउंडेशनल एंड अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये लाइफ की सबसे बेसिक, सबसे सिंपलेस्ट यूनिट रहती है। आइए हम थोड़ा और बात करते चलते हैं सेल के बारे में। द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स। माइक्रोस्कोपिक क्यों बोला सर? क्योंकि आप इनको आराम से देख नहीं पाओगे, आप इनको देख नहीं पाओगे, इनके लिए हमको एक माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। इट्स अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, जैसे मैंने आपको बोला। बहुत सारे बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ईस्ट, ये सब सिंगल सेल से बने रहते हैं। कितने सेल से बने रहते हैं दोस्तों? सिंगल सेल से बने रहते हैं। इसलिए इनको यूनिसेल्यूलर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? यूनिसेल्यूलर। जो ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो एक सेल से बने रहते हैं। बट सर ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो मल्टीपल सेल से बनते हैं, मल्टीपल सेल से बनते हैं। मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड मल्टीसेल्यूलर, मोर देन वन सेल are composed of collection of cell that is function to coordinate manner। मतलब बहुत सारे सेल्स आपस में साथ में आते हैं ताकि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना, कॉम्प्लेक्स फंक्शन को हम परफॉर्म कर पाए। अच्छा, अब हमें ये यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर के बीच का डिफरेंस भी आ गया। देखिए ये दोनों में क्या फंडा होता है सर? सिंपल है, यूनिसेल्यूलर मतलब वन सेल, मल्टी मीन्स मेनी सेल। बैक्टीरिया, अमीबा, yeast are the example. Plants, animal, fungi, humans are the example. Typically microscopic, माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। मे बी माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। सिंपल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, कॉम्प्लेक्स फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इनको डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन मिलता है एनवायरमेंट से मिल जाता है। बट इनके स्पेशलाइज्ड टिश्यूज हैं, ऑर्गन्स हैं। अभी आप जब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ोगे तो आपको और क्लियरिटी मिलेगी। तो कुछ बेसिक पॉइंट्स है जो आपको पता होने चाहिए, डिफरेंस बिटवीन यूनिसेल्यूलर एंड मल्टीसेल्यूलर। इसके बाद अब बारी आती है कि यार ऐसा कौन इंसान था जिस बंदे ने सेल की डिस्कवरी करी और इस डिस्कवरी में उसने क्या पाया, किस तरीके से उसने सेल को और फर्दर इन्वेस्टिगेट किया। देखिए सेल की डिस्कवरी करी थी हमारे रॉबर्ट हुक साहब ने। किसने करी थी? रॉबर्ट हुक साहब ने। ही वॉज द पर्सन हु डिस्कवर्ड सेल। कैसे डिस्कवर किया? इन्होंने लिए एक कॉर्क, जो एक सब्सटेंस रहता है, जो बार्क ऑफ अ ट्री, जो छाल रहती है ना, उससे। इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ बार्क ऑफ अ ट्री। ये ईयर था 1665 जब इन्होंने खुद के माइक्रोस्कोप से, सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप से, देखो सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप से देखा और इनको कुछ ऐसा देखने को मिला, हनी कॉम्ब जैसा, यानी मधुमक्खी के छत्ते जैसा। ये माइक्रोस्कोप देख पा रहे हो? ये माइक्रोस्कोप देखो, ये रहा माइक्रोस्कोप, कितना पुराना है, और ये उसको कुछ इस तरीके से दिखा था। इसलिए उस भाई साहब ने सेल को क्या बोल दिया? सेल को उसने कह दिया लिटिल रूम। सेल को क्या कह दिया उसने? लिटिल रूम। क्या? एक तो छोटे छोटे बक्से टाइप है, बहुत सारे कंपार्टमेंट्स बने हुए जैसे मधुमक्खी के छत्ते में बना रहता, तो ये उसने कह दिया। ये है हमारे रॉबर्ट हुक साहब, बड़े इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट से गुस्सा नहीं होना, भले इन्होंने हमारा काम बढ़ाया, बट एक बात बताऊं, इन्हीं की वजह से आज हम इतनी सारी डिस्कवरीज बड़े जल्दी कर पाते, क्योंकि ही वाज द पर्सन। अब इनके अलावा और भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने
सेल की डिस्कवरी में अपना बहुत ज्यादा योगदान दिया। एनसीईआरटी में एक बॉक्स है, ये बॉक्स हमें पता होना चाहिए। बहुत बार इस बॉक्स में से एमसीक्यू या 2 नंबर 3 नंबर के क्वेश्चन उठ के आए हैं। देखिए और कौन कौन से ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना योगदान दिया। सेल्स वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक, ये हमने देख लिया। देन आए एक लेवेनहुक, जिन्होंने एक इंप्रूव्ड माइक्रोस्कोप लिया। लेवेनहुक ने क्या लिया, थोड़ा सा अच्छा माइक्रोस्कोप लिया और इन्होंने फ्री लिविंग सेल्स पॉन्ड वाटर में डिस्कस किया। क्या? फ्री लिविंग सेल्स, फ्री लिविंग सेल्स कहां डिस्कवर किए? पॉन्ड वाटर में किए। किन्होंने? लेवेनहुक ने, लेवेनहुक ने, ठीक है। फिर रॉबर्ट ब्राउन साहब आए, रॉबर्ट ब्राउन साहब आए। इन्होंने क्या डिस्कवर किया? इन्होंने डिस्कवर किया न्यूक्लियस। क्या डिस्कवर किया इन्होंने? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया सर? रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने डिस्कवर किया? रॉबर्ट ब्राउन ने। ये भी पता होना चाहिए। फिर आप देखिए, फिर आए पुरकिंजी, नाम थोड़ा सा ऑड है बट याद रखना। पुरकिंजी प्रोटोप्लाज्म, जो एक फ्लूइड सब्सटेंस रहता है, इसको टर्म किया। तो प्रोटोप्लाज्म जो एक फ्लूइड सब्सटेंस है, किसने किया? पुरकिंजी ने। फिर एक आई सेल थ्योरी, जिन्होंने बोला प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर भी सेल है। 2 बायोलॉजिस्ट ने दिया, शॉल्डवेन और शान ने। सेल थ्योरी 2 बंदों ने दिया, शॉल्डवेन और श्वान ने। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, तुम्हारे पास है ही। फिर एक विर्चॉ साहब आए, जिन्होंने बोला कि हर सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आता है, जो पुराने सेल से उन्हीं से आता है। तो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आता है। ये किसने कहा था? विर्चॉ ने कहा था, ये भी भूलना नहीं है, ठीक है। और यही सारे हमारे कुछ चीजें हैं जो डिस्कवर्ड हुई सेल की थ्योरी में, और ज्यादा इंप्लीमेंटेशन और ज्यादा नॉलेज को इंक्रीज किया। तो ये ध्यान रखना है कि किन किन साइंटिस्ट ने क्या क्या चीजें करी। आइए अब हम सेल के और डेप्थ में जाएंगे, बट पहले उससे आपको 2 तरह के और सेल्स पता होने चाहिए। एक होते हैं प्रोकैरियोटिक, एक होते हैं यूकैरियोटिक। इस पर थोड़ा बाद में आएंगे, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी टर्म है जो शायद आपको अभी ना समझ में आए, इसलिए पहले बाद में आएंगे। आइए सेल की कुछ बेसिक बातों की करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सेल देखिए सब लोग, जैसे मैं एक सर्कुलर शेप बना, जनरली जो सेल रहता है वो सर्कुलर, ओवल, पॉलीगॉन इस तरह के शेप्स में होता है। जैसे मैंने एक सर्कुलर शेप बनाया, सेल के सेंटर में जो प्रेजेंट रहता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। सेल के सेंटर में क्या प्रेजेंट रहता है दोस्तों? न्यूक्लियस। फिर ये जो आप बाउंड्री देख रहे हो, इस बाउंड्री को बोला जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस बाउंड्री को क्या बोला जाता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये सेल के सेंटर में कौन था? न्यूक्लियस। सेल की बाउंड्री पे क्या कहलाता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके बाद आपको पता होना चाहिए, यहां बीच में एक लिक्विड पाया जाता है, फ्लूइड पाया जाता है। इस फ्लूइड को क्या बोलते हैं सर? साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। एक और लेयर रहती है जो रहती है सेल वॉल। एक और लेयर रहती है जो रहती है सेल वॉल। अभी उसके बारे में और चर्चा करते हैं, बट बेसिक स्ट्रक्चर यही रहता है। अब हमें इन सब ऑर्गन्स की थोड़ी थोड़ी बात करनी है, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा फंक्शंस पता होने चाहिए, सबके बारे में कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहले बात आती है ये मेम्ब्रेन की, जिसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन? ध्यान से समझना। इट्स अ लिविंग थिन डेलिकेट इलास्टिक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, सिलेक्टिवली परमिएबल। मतलब ये कुछ पार्टिकल्स को एंट्री देती है सेल के अंदर आने में, और कुछ पार्टिकल्स को एग्जिट देती है सेल के बाहर जाने में। तो इसलिए इस मेम्ब्रेन का नाम पड़ा सिलेक्टिवली परमिएबल, क्योंकि सिलेक्टिवली कुछ पार्टिकल्स को एंट्री और एग्जिट दे रही है, ठीक है। बाकी तो थिन, डेलिकेट, इलास्टिक, ये तो बेसिक वर्ड्स है। जो लिपिड्स और प्रोटीन्स रहते हैं वो इसकी जनरल फ्लेक्सिबिलिटी में काम करते हैं। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी रहती है उसमें ये मेन रोल होता है। इट परमिट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल, जैसे मैंने आपको बोला, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज क्या? दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम? सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको? सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन।
स्टडीज एंड फंक्शन शो दैट कि भाई ये दो प्रोसेसेस में हेल्प करता है, एक होता है डिफ्यूजन एंड दूसरा होता है ऑस्मोसिस। एक होता है डिफ्यूजन, दूसरा होता है ऑस्मोसिस। आइए इनके बारे में थोड़ा इन डेप्थ समझते हैं। अब बात करते हैं कि कुछ पार्टिकल सेल के अंदर कैसे जाते हैं और बाहर कैसे आते हैं। ये दो तरीके से होता है, एक होता है डिफ्यूजन, दूसरा होता है ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन में जनरली गैसेस ट्रांसफर होते हैं। चेक करिए, some substance molecules such as carbon dioxide and oxygen are move across through a process called as diffusion। कौन सी प्रोसेस से जाते हैं? डिफ्यूजन। क्या होता है डिफ्यूजन? ध्यान से देखिएगा, the spontaneous movement from a region of higher concentration to lower concentration। जहां हायर है और जहां लोअर है, तो चीज कहां से कहां जाएगी? हायर से लोअर। इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? डिफ्यूजन। एग्जाम्पल के तौर पर इस पिक्चर को देखिए, देखिए ध्यान से देखना कि पिक्चर हमसे क्या कहना चाहती है। बड़ी इंपॉर्टेंट पिक्चर है जो आपको बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट समझा देगी। देखिए, सेल के बाहर बहुत ज्यादा ऑक्सीजन है, सेल के जो बाहर है वो बहुत ज्यादा ऑक्सीजन है और सेल के अंदर कम ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन का हायर कंसंट्रेशन, ऑक्सीजन का हायर कंसंट्रेशन बाहर है और ऑक्सीजन का लोअर कंसंट्रेशन अंदर है। तो ऑक्सीजन कहां से कहां मूव करेगा? फ्रॉम अ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ज्यादा से कम। तो ये डिफ्यूजन हो गया। इसका वाइस वर्सा, इसी का वाइस वर्सा, CO2 सेल के अंदर ज्यादा है तो CO2 का हायर कंसंट्रेशन और CO2 सेल के बाहर कम है, यानी लोअर कंसंट्रेशन। तो अगेन CO2 बाहर, अंदर से बाहर जाएगा, CO2 अंदर से बाहर जाएगा। तो इस तरीके से डिफ्यूजन की प्रोसेस हुई। अब एक चीज और पता होनी चाहिए दोस्तों, जब सेल के अंदर कोई चीज आती है, जब सेल के अंदर कोई चीज आती है, उस प्रोसेस को बोला जाता है एंडोसाइटोसिस। क्या बोला जाता है? एंडोसाइटोसिस। जब सेल के अंदर कोई चीज आए और जब सेल के बाहर कोई चीज जाती है तो उसको बोला जाता है एक्सोसाइटोसिस। जब सेल के अंदर कोई चीज आए तो एंडो और सेल के बाहर कोई चीज आए तो एक्सो। क्या डिफ्यूजन का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि किस तरीके से गैसेस अंदर से बाहर या बाहर से अंदर जाती है? इसी तरीके से मिलता जुलता एक कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं इसको? ऑस्मोसिस। ध्यान से समझना, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन वाइज। अब डिफ्यूजन से जनरली गैसेस ट्रांसफर होती है, बट जो वाटर होता है ना वो ऑस्मोसिस से ट्रांसफर होता है। देखिए, द spontaneous movement of water through selectively permeable membrane is called as osmosis। Same higher concentration से lower concentration, but ऑस्मोसिस दोस्तों तीन तरह का होता है जो हमको पता होना चाहिए। एक होता है हाइपोटोनिक, एक होता है आइसोटोनिक, एक होता है हाइपरटोनिक। कौन कौन से? हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक। ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम बात करें हाइपोटोनिक की, हाइपोटोनिक की पहले हम समझते फिर हम इसको रीड करेंगे। देखिए, इससे मैंने आपके सामने तीन डायग्राम रखे हैं, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। देखिए, जैसे सबसे पहला है हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक के अंदर सेल के बाहर चीजें कम है, सॉरी सेल के बाहर चीजें ज्यादा है। तो हायर कंसंट्रेशन यहां है, हायर कंसंट्रेशन यहां है और सेल के अंदर कम है। तो बताओ कौन सी चीज कहां से कहां जाएगी? हायर टू लोअर, हायर टू लोअर ऐसे जाएगी। यानी यहां पर बाहर से अंदर गई, यहां पर बाहर से अंदर गई। दैट इज द एग्जांपल ऑफ एंडो जो अभी हमने डिस्कस किया। अब सर जब ये अंदर गया तो कहना है इससे सेल स्वेलन अप हो गया होगा, मोटा हो गया होगा, क्योंकि पानी अंदर गया है। तो इसको बोलते हैं हाइपोटोनिक। इसको क्या बोलते हैं? हाइपोटोनिक। इसका एक एग्जांपल दूं, तुम रात में बादाम सिका के रखना, बादाम को आप पानी में रख देना, कटोरी लेना, बादाम सुकड़ी हुई दिखेगी। जैसे ही सुबह उठोगे तो बादाम फूली हुई दिखेगी। तो सर क्या हुआ? सेल के बाहर पानी ज्यादा था और सेल के अंदर कम था, तो बाहर से अंदर चले गया। एज सिंपल एज दैट। अब जरा रीड करो, अब जरा रीड करो। देखो, द मीडियम सराउंडिंग द सेल, बाहर वाला, उसके पास हायर कंसंट्रेशन है और सेल देन गेन कर लेगा हायर टू लोअर, बाहर से अंदर, और ये कहलाएगा क्या दोस्तों? हाइपोटोनिक।
और इसके अंदर आप चेक करो सेल क्या हो जाएगा, स्वेल अप हो जाएगा, फूल जाएगा, मोटा हो जाएगा। सिंपल। सर इसका सेकंड केस आता है आइसोटोनिक, जब अंदर और बाहर इक्वल कंसंट्रेशन है। जब अंदर और बाहर क्या है, इक्वल कंसंट्रेशन है, दोनों जगह इक्वल कंसंट्रेशन है, तो ना तो सेल लूज करेगा ना तो सेल गेन करेगा, ना पानी अंदर जाएगा ना पानी बाहर आएगा, तो साइज में भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो चेक करो, इफ द मीडियम सराउंडिंग इज एग्जैक्टली द सेम, जैसे मैंने बोला इक्वल, तो कोई मूवमेंट नहीं होगा, ना गेन ना लूज, तो इस पॉइंट को ही क्या बोला जाता है, आइसोटोनिक। इसी को क्या बोला जाता है, आइसोटोनिक। और थर्ड जो आता है वो आता है हाइपरटोनिक। थर्ड जो आता है वो क्या आता है, हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक में उल्टा, बाहर लेस कंसंट्रेशन है और अंदर हायर कंसंट्रेशन है। सेल के अंदर अब हायर कंसंट्रेशन है और सेल के बाहर लेसर कंसंट्रेशन है, तो क्या होगा, चीजें बाहर से अंदर जाएगी, है ना, सॉरी अंदर से बाहर आएगी, मैम इससे अंदर से बाहर आएगी। तो सेल जो फूला हुआ था अब क्योंकि बाहर जा रहा है, तो सेल में से पानी खत्म होगा, लूज होगा, तो वो श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं सर, हाइपरटोनिक। क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक। तो चेक करो, अगर मीडियम में लोअर कंसंट्रेशन है बाहर, जो मैंने बोला, तो सेल क्या करेगा, वाटर को लूज करेगा और ये क्या कहलाएगा, हाइपरटोनिक। और सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। तो तीन केसेस है, एक है हाइपो, एक है आइसो, एक है हाइपर। हाइपो में क्या होता है, सेल गेन करता है, हाइपर में क्या होता है, सेल लूज करता है, आइसो में इक्वल रहता है। डन है, बढ़िया कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो पहले तो हमने देखा प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सिलेक्टिवली मेम्ब्रेन है जो आपने देखा, और कोई भी चीज अंदर कैसे जाती है, या तो डिफ्यूजन की प्रोसेस है या तो ऑस्मोसिस की प्रोसेस से। डन है। अब इसके बाद सेकंड चीज आती है जिसको बोलते हैं सेल वॉल। सर एक वॉल और कौन सी आ गई, देखो ये जो सेल वॉल रहती है ना, ये जो सेल वॉल रहती है ना, ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, प्लांट सेल में, जो प्लांट्स होते हैं उसमें पाई जाती है। बट एनिमल सेल में ये एब्सेंट रहती है, एनिमल सेल में ये नहीं रहती, ह्यूमन बींग्स में नहीं रहती। देखिए इन प्लांट सेल देयर अकर्स अ रिजिड, रिजिड मतलब कठोर, जो आउटसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। याद करो, न्यूक्लियस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब एक और आ जाएगी सेल वॉल, एक और क्या आ जाएगी, सेल वॉल। इट्स अ नॉन लिविंग, लिविंग नहीं है, नॉन लिविंग है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिविंग थी, फ्रीली परमिएबल एंड प्रोटेक्शन करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जनरल लेवल पे, और ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। तो सोचो ना, कोई सब्सटेंस को अंदर जाना है तो उसको अब दो दीवार लांगनी पड़ेगी, पहले सेल वॉल एंड देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, द सेल्यूलोज माइक्रोफाइबर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। जिस लेयर से ये बनती है, जिस सब्सटेंस से ये बनती है, वो काफी स्ट्रॉन्ग रहते हैं, इस वजह से हमने इसको रिजिड की उपाधि दी। एक टर्म आती है जिसको बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस, जो अभी हमने पढ़ी ना कि श्रिंकिंग हो जाती है सेल की जब पानी लूज हो जाता है, बस यही होता है, ध्यान से समझिए। When a living plant cell loses water through osmosis, shrinking, just seen, away from protoplasm. सर ये क्या होता है? What is this? साइटोप्लाज्म मैंने आपको बताया जो फ्लूइड कंटेंट है, याद है? देखो, चेक करो, पीछे आओ। ये हमने जो बनाया था साइटोप्लाज्म, मैंने बोला था फ्लूइड कंटेंट है। साइटोप्लाज्म क्या बोला था, फ्लूइड कंटेंट है। साइटोप्लाज्म का एक भाई होता है जिसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का एक भाई होता है प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म में डिफरेंस क्या है सर, कुछ नहीं, प्रोटोप्लाज्म मींस साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। जब हम न्यूक्लियस को इंक्लूड कर देते हैं ना साइटोप्लाज्म में, जब हम न्यूक्लियस को इंक्लूड कर देते हैं ना साइटोप्लाज्म में, तब उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रोटोप्लाज्म। तब हम उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रोटोप्लाज्म। तो वहां वही टर्म लिखी थी, चेक करो, वही टर्म लिखी थी कि ये जो श्रिंकिंग हो रही है वो किसकी हो रही है, प्रोटोप्लाज्म। मतलब न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म श्रिंक हो गए, और ये श्रिंकिंग को ही एक टर्म से नवाजा गया जिसको क्या बोला गया दोस्तों, प्लाज्मोलिसिस। क्या बोला गया, प्लाज्मोलिसिस, द श्रिंकिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म। डन है। इसके बाद टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं ओए होए।
चुम्बेश्वरी चीज जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी इंपॉर्टेंट। न्यूक्लियस क्या होती है? अभी तो हमने सिर्फ न्यूक्लियस का एक स्ट्रक्चर देखा कि भाई सेंटर में पाने वाली चीज को हम न्यूक्लियस बोलते हैं। अब हम न्यूक्लियस में इन डेप्थ जाएंगे कि न्यूक्लियस क्या होती है, न्यूक्लियस के फंक्शंस क्या होते हैं, वगैरह वगैरह। देखिए पहले तो इट्स अ लार्ज सेंट्रली लोकेटेड, कैसे? एकदम बीच में पाई जाती है, ठीक है। इट इज बाउंडेड बाय टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कॉल्ड एज न्यूक्लियर एनवलप। किससे बाउंडेड रहती है? न्यूक्लियर एनवलप से। देखो मैं आपको एक फोटो दिखाता हूं। आपको ये फोटो दिख रहा है? ये जो लेयर है, जो लेयर दिख रही है, ये लेयर ही क्या है? न्यूक्लियर एनवलप। ये लेयर ही क्या है? न्यूक्लियर एनवलप, जो इससे लिखा भी है। न्यूक्लियर एनवलप इनक्लोज द स्पेसेस बिटवीन टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड कनेक्टेड टू ईआर। सर ये क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैं अभी आपको बताऊंगा। अभी इसको 2 मिनट के लिए हॉल्ट पर डालो, 2 मिनट के लिए रोक दो, मैं आपको बताऊंगा। एंडोप्लाज्मिक जब पढ़ाऊंगा तब इस पॉइंट को लेके आऊंगा। द न्यूक्लियर एनवलप कंटेन मेनी पोर्स। पोर्स मतलब छोटे छोटे से पार्टिकल्स, जिनको हम प्यार से क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर पोर्स। चेक करो, चेक करो, आपको दिख रहे होंगे ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ये दिख रहे होंगे छोटे छोटे पार्टिकल्स। इनको क्या बोला जाता है? न्यूक्लियर पोर। इसके बाद विद इन न्यूक्लियोप्लाज्म। अब ये न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है सर? ये देखो, ये ये देखो, ये जो पूरी चीज है, ये जो पूरी चीज है अंदरूनी चीज, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ये जो अंदर सब कुछ है इसको क्या बोल दिया? न्यूक्लियोप्लाज्म। मेम्ब्रेन को क्या बोला? न्यूक्लियर एनवलप। उस एनवलप में छोटे छोटे पोर्स हैं, उसको क्या बोला? न्यूक्लियर पोर। अब इस पूरी चीज को बोला न्यूक्लियोप्लाज्म। अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर आपको 2 मेन चीजें देखने को मिलेगी। कौन कौन सी? एक दिखेगा न्यूक्लियोलस और दूसरा दिखेगा क्रोमेटिन मटेरियल। एक दिखेगा न्यूक्लियोलस, दूसरा दिखेगा क्रोमेटिन मटेरियल। फिगर में चेक करो, फिगर में चेक करो, ये है आपका न्यूक्लियोलस, ये दिख रहा है न्यूक्लियोलस, और ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, धागे धागे स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या बोलेंगे? क्रोमेटिन। तो एक बार थोड़ा रिवाइज करते हैं। मेम्ब्रेन को बाउंड कौन, मतलब मेम्ब्रेन कौन सी है? न्यूक्लियर एनवलप। इसके ऊपर छोटे छोटे पोर्स, न्यूक्लियर पोर। अंदर के सारे मटेरियल को क्या बोला? न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर 2 चीजें, न्यूक्लियस और क्रोमेटिन मटेरियल। ये जो धागे धागे वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको बोला क्रोमेटिन मटेरियल। डन है। द न्यूक्लियोलस मे बी 1 और मोर इन नंबर, एक या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। इट इज रिच इन प्रोटीन, इसके अंदर काफी प्रोटीन है, काफी चीजें हैं। और आरएनए, आरएनए इज राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड एक्ट एज अ साइट। साइट मतलब होता है जगह जहां पर वो चीज हो रही है, एंड एक्ट एज अ साइट ऑफ राइबोसोम फॉर्मेशन। अभी हम ईआर में आएंगे तो आपको पता होगा, मतलब मैं बताऊंगा, राइबोसोम ऐसे छोटे छोटे डॉट पार्टिकल्स होते हैं जो यूजुअली एक चीज में काम आते हैं। बट अभी के लिए इतना पता होना चाहिए कि जो न्यूक्लियोलस है ये राइबोसोम बनाने के काम आता है। क्या करता है? राइबोसोम बनाने के काम आता है। इसलिए इसका एक नाम रखा गया, क्या? फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। क्या रखा गया दोस्तों? फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम, जो राइबोसोम बना रहा है। फिर आप बात आई क्रोमेटिन मटेरियल की। 2 चीजें थी ना, न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन मटेरियल। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे मैंने बोला, वो होता है किसका? क्रोमोसोम्स का। अभी बताता हूं क्या होता है। और ये जेनेटिक सब्सटेंस डीएनए को ट्रांसफर करता है। आओ जरा ये समझे कि क्रोमेटिन मटेरियल क्या कहना चाह रहा है। देखिए, ह्यूमन बींग्स के अंदर जो सेल रहता है, सेल के अंदर क्या रहता है दोस्तों? न्यूक्लियस। फिर न्यूक्लियस के अंदर हम जब आए किसके अंदर? क्रोमेटिन के अंदर, जो एक मटेरियल है क्रोमेटिन के अंदर। ये एक ऐसा मटेरियल है जो कैसा है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। कैसा रहता है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ध्यान समझना, क्रोमेटिन के अंदर यू विल सी वन थिंग जिसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स। ये क्या होता है सर? ये ह्यूमन बॉडी के अंदर ऐसे सोम्स रहते हैं जो मेल बॉडी एज वेल एज फीमेल बॉडी के अंदर इक्वल मात्रा में पाए जाते हैं। आपको बता दूं, ह्यूमन मेल बॉडी और ह्यूमन फीमेल बॉडी दोनों के अंदर 23 पेयर रहते हैं। उन 23 पेयर में से 22 पेयर जो होते हैं वो कहलाते हैं ऑटोसोम्स। क्या कहलाते हैं? ऑटोसोम्स। और जो एक पेयर रहता है, 23 में से एक पेयर जो रहता है, उसको बोला जाता है सेक्स क्रोमोसोम। उसको क्या बोला जाता है? सेक्स क्रोमोसोम। ध्यान से समझो, मेल के अंदर जो 22 पेयर है, 22 पेयर मतलब 44 हो गए, डबल पेयर। मेल के अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम होता है वो होता है XY,
और फीमेल के अंदर जो रहता है वो रहता है XX। नाम हम बनाने के लिए लिखते हैं ताकि जेनेटिकली उसको डिफाइन कर पाए। अब आप ध्यान से समझना, जब एक मेल और फीमेल रिप्रोडक्शन करते हैं जिससे एक बच्चा पैदा होता है, उस बच्चे के अंदर पापा से आया हुआ मेल सब्सटेंस, मम्मी से आया हुआ फीमेल सब्सटेंस, दोनों रहते हैं। और ये जो सब्सटेंस आता है, इस सब्सटेंस को ही हम क्या बोलते हैं? डीएनए। इस सब्सटेंस को ही हम क्या बोलते हैं? डीएनए, जिसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या रहता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और ये जो प्रोसेस है कि डीएनए एक जगह से दूसरी जगह आया, इस प्रोसेस का नाम होता है जेनेटिक्स या हेरिडिटी। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? जेनेटिक्स या हेरिडिटी। अब आपको समझ में आया होगा क्रोमेटिन मटेरियल क्या काम आता है। ठीक है, अब देखिए कुछ फंक्शंस है जो हमको न्यूक्लियस के पता होने चाहिए। स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया, अब फंक्शंस देखिए। इट कंट्रोल ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द सेल। सेल की जितनी सारी एक्टिविटी उनको कंट्रोल करता है। अगर प्रोटोप्लाज्म को हटा दिया गया, ड्राई अप हो गया, तो सेल डाई हो जाएगा। सेल की साइकिल को ये मेंटेन करता है। और ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी ट्रेट, जो मैंने आपको बताया कि एक जगह से दूसरी जगह ये ट्रांसफर करने के काम आता है। डन है। अब आती है एक लास्ट टर्म, इसके बाद हम सेल ऑर्गन्स पे बढ़ जाएंगे, जिस टर्म का मीनिंग होता है साइटोप्लाज्म। हमने पढ़ ही लिया ऑलमोस्ट। Which occurs between the plasma membrane and the nuclear envelope, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर एनवेलप के बीच में है। इट इज अ फ्लूइड कंटेंट, थोड़ा सा फ्लूइड कंटेंट रहता है। और इसके अंदर ऑर्गन्स रहते हैं जिनको हम सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं। अभी हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपार्टस, सब कुछ। और हर ऑर्गन का अपना अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। चलिए अब बात करते हैं सेल ऑर्गन्स की। कुछ 7-8 ऑर्गन्स है जो हमको आने चाहिए। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ऑर्गन्स की, जिसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। बड़ा इंपॉर्टेंट है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के बारे में आइए हम समझते हैं। पहले तो ये दो तरह का होता है, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक और दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। एक को बोलते हैं RER और दूसरे को बोलते हैं SER। पहले शेप में देखो कि ये क्या होते हैं। देखो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे शेप की, देखो सबसे पहले अगर बात करी जाए, ये रहता है रफ, इसको क्या बोलते हैं? RER। इसके ऊपर तुमको देख रहे छोटे छोटे शेप्स, इसको हम क्या बोलते हैं? राइबोसोम। अब ध्यान रखो, राइबोसोम मैन्युफैक्चर करता था कौन 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 कौन? याद करो याद करो याद करो। न्यूक्लियोलस, याद रखो न्यूक्लियोलस, जिसको हमने फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम बोला था। याद करो, मैंने बोला था कि न्यूक्लियर एनवेलप से कनेक्टेड होता है। जो अभी हमने पीछे पॉइंट पढ़ा कि न्यूक्लियर एनवेलप से ER कनेक्टेड रहता है, लिखा था ना वहां पर, कि मैंने बोला था बाद में बताऊंगा। तो ER किससे कनेक्टेड रहता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर एनवेलप से। अब रफ क्यों रहता है? क्योंकि इसके ऊपर पाए जाते हैं राइबोसोम्स। क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम्स। ये है स्मूथ, क्या इसके ऊपर कोई राइबोसोम है? ना। तो स्मूथ के अंदर नो राइबोसोम, स्मूथ के अंदर नो राइबोसोम। तो ये पहले हमको पता चला। अब सर ये राइबोसोम काम क्या आते हैं? आइए हम इनके फंक्शन समझते हैं कि राइबोसोम का फंक्शन क्या है और राइबोसोम काम क्या आएगा। देखिए स्मूथ ER, पहले तो ये डिटॉक्सिफिकेशन में काम आता है। मतलब जब हम कुछ कूड़ा कचरा खा जाते हैं, टॉक्सिन्स वगैरह, ड्रग्स वगैरह, तब इसको डिटॉक्सिफाई करना। डिटॉक्सिफाई मतलब बॉडी से हटाने का काम करता है। ठीक है, देखो सच एज ड्रग्स, एस्पिरिन, इंसेक्टिसाइड, ये सारे। स्मूथ ER स्टीरॉइड हार्मोन्स को भी सिंथेसाइज करता है। सिंथेसाइज मतलब बनाता है। जैसे एस्ट्रोजन, ये फीमेल में रहता है, जो यूजुअली बोल सकते हैं उसमें प्यूबर्टी में काम आता है। टेस्टोस्टेरोन ये मेल में रहता है। एंड कॉर्टिसोल ये भी रहता है। एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स ऑफ लाइसोसोम्स आर प्रोड्यूस्ड बाय रफ। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है RER, ये लाइसोसोम्स के एंजाइम्स बनाता है। एंजाइम्स मतलब आप बोल सकते हो शक्तियां, पावर। लाइसोसोम्स की भी बात करूंगा मैं। ER प्रोवाइड्स अ पाथवे, एक रास्ता प्रोवाइड करता है ताकि न्यूक्लियर मटेरियल एक सेल से दूसरी सेल पे जा पाए। न्यूक्लियर मटेरियल एक सेल से दूसरी जगह पर जा पाए। कुछ एंजाइम स्मूथ में प्रेजेंट रहती है ताकि स्टीरॉइड्स और फैट्स वगैरह को सिंथेसाइज किया है, बनाया जा पाए। रफ ER ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन में हेल्प करता है, जो राइबोसोम की वजह से हो पाता है। राइबोसोम जो रफ पे पाए जाते हैं, उनका मेन काम होता है प्रोटीन को सिंथेसाइज करवाना। एंड आर सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम, जो मैंने आपको बोला।
तो बहुत सारे फंक्शंस हैं, डिटॉक्सिफिकेशन, हार्मोन्स, पाथवे प्रोवाइड करता है, प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करवाने में हेल्प करता है। डन है। इसके बाद सेकेंड आता है गोल्गी अपार्टस। इसका नाम कैसा है, गोल्गी, गोगी नहीं बोलने का, तारक मेहता वाला गोगी नहीं है ये कि आ गोगी इधर आ ना। गोल्गी एक साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया था, कैमिलियो गोल्गी, नाम याद रखेंगे, कैमिलियो गोल्गी। देखिए गोल्गी तो आपका क्या काम है, गोल्गी साहब सेट ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड है जिनको फ्लूइड लाइक वेसिकल्स बोलते हैं, और ये फ्लैटन्ड सिस्टर्न्स रहते हैं। चेक करो, आपको अगर ध्यान से दिख पा रहा हो, मैं आपको दिखाता हूं, फिर इनके फंक्शन सिखाऊंगा। देखो, ओ ज्यादा बड़ा हो गया, देखो देखो, ये जो आपको दिख रहा है इसे स्ट्रक्चर, क्लोज्ड स्ट्रक्चर, इसका ऊपर वाला हिस्सा कहलाता है सिस फेस। क्या कहलाता है, सिस फेस। और जो नीचे वाला कहलाता है वो कहलाता है ट्रांस फेस। नीचे वाला कहलाता है सिस फेस, नीचे वाला क्या, सॉरी ऊपर वाला कहलाता है सिस फेस, नीचे वाला क्या कहलाता है, ट्रांस फेस। यहां आपको छोटे छोटे दिख जाएंगे सिस्टर्न्स, जो एक क्लोज्ड पैरेलल बंच बने हुए हैं। क्या बन जाएंगे, बंच बने हुए हैं। ठीक है, देखिए चेक करो, दे आर फॉर्म्ड एट वन एंड, जैसे मैंने बोला, और ये सिस फेज रहता है जो टॉप वाला रहता है, और दूसरा फेज रहता है ट्रांस फेज। ठीक है, अब आओ आगे, ये गोल्गी साहब करती क्या है, जो काम ईआर ने किया मैन्युफैक्चरिंग का, प्रोटीन्स का, सिंथेसाइज का, वो सब कुछ स्टोरेज ट्रांसपोर्ट करवाने का काम गोल्गी साहब का है। देखो, इट एक्ट एज अ वे स्टेशन, स्टेशन की तरह काम करता है, जहां प्रोसेसिंग, पैकेजिंग सब कुछ होता है, और ये सिंथेसाइज करवा के डिस्पैच करता है, एक जगह से दूसरी जगह भेजता है। एंड इट प्रोड्यूस वैक्यूल्स और सिक्रीटरी, सिक्रीटरी मतलब जो सिक्रीट कर रहा है, बना रहा है, विच कंटेन्स सेल्यूलर सिक्रीशन, जैसे एंजाइम्स, प्रोटीन, सेल्यूलोज, मलाइना, पिगमेंट, ऐसे बहुत सारे जो सब्सटेंस रहते हैं उसको बनाने का इसका काम रहता है। सेकेंडली, इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द सिंथेसाइज ऑफ सेल वॉल, जो सेल वॉल बनती है ना प्लांट सेल के अंदर, उसका भी ये काम है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड लाइसोसोम्स। अब आगे बढ़ते हैं अगले ऑर्गेनल के ऊपर, जिसको बोलते हैं लाइसोसोम्स। अभी हमने पढ़ा ना लाइसोसोम्स की एंजाइम्स बनाने का काम ईआर का, तो वो एंजाइम्स, वो शक्तियां देखिए क्या काम आती है। Lysosomes are simple, tiny, spherical spear-like structure evenly distributed in cytoplasm. Each lysosome is a small vesicle surrounded by small membrane. एक single membrane से surround होता है। There are powerful enzymes, शक्तियां रहती है। क्या काम है इन शक्तियों का, डाइजेस्टिंग और ब्रेकिंग डाउन ऑल द मटेरियल, जो भी मटेरियल आया उसको ब्रेक करने का काम। और आपको बता दूं, अगर मान लो कोई फॉरेन बॉडी, बाहर का मटेरियल सेल के अंदर घुस आया, तो ये एंजाइम की वजह से बर्स्ट हो जाएगा, फूट जाएगा, धमाका सा होगा, और ये धमाके से होने से सेल तो मर जाएगा, सेल के जो सब्सटेंस है वो भी खत्म हो जाएंगे, बट वो वायरस या जो वो भी फॉरेन सब्सटेंस आया वो भी खत्म हो जाएगा। इस वजह से हम लाइसोसोम्स को क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग्स, सुसाइड कर देते हैं भाई। देखो, लाइसोसोम सर्व एज अ इंटरसेल्युलर डाइजेस्टिव सिस्टम, सेल के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम का काम कर रहे हैं, hence called as digestive bags. They destroy any foreign material, जो मैंने आपको बोला, and such as bacteria, virus. In this way they protect the cell from bacterial infection. बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। लाइसोसोम also worn out and poorly working cellular organ. मान लो कोई सेल ऑर्गन अच्छे से काम नहीं कर रहा, बकवास हो गया, बुढ़ा हो गया, तो उसको भी वॉर्न आउट कर देते हैं, हटा देते हैं, टू मेक देम न्यू रिप्लेसमेंट, उसकी जगह एक नया आ जाएगा। तो ये लाइसोसोम का काम है। शक्तियां लाइसोसोम की ईआर बनाता है, भूलना नहीं। इसके बाद आता है माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत लोग इसको चॉन्ड्रिया बोलते हैं, चॉन्ड्रिया नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, ईच माइटोकॉन्ड्रिया इज बाउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन एनवेलप। इसकी कितनी मेम्ब्रेन होती है, डबल मेम्ब्रेन। चेक करो, एक इनर मेम्ब्रेन है, एक आउटर मेम्ब्रेन है। द इनर मेम्ब्रेन इज थ्रोन इनटू फोल्ड्स। ये देखो, इनर मेम्ब्रेन फोल्ड्स की तरह है, दिख रहा होगा, इसे बहुत सारे फोल्ड्स हैं, एंड देयरफॉर हैव एरिया सेवरल टाइम्स द सरफेस एरिया ऑफ द आउटर मेम्ब्रेन। बहुत ज्यादा एरिया है इसके पास कंपेयर टू द एक्सटर्नल एरिया। दीज फोल्ड्स आर कॉल्ड एज सिस्टना। इन फोल्ड्स को क्या बोलते हैं दोस्तों, सिस्टना। अब माइटोकॉन्ड्रिया के काम बड़े इंपॉर्टेंट है। इट इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ सेल। देखो,
खाना बनाने का काम ईआर, खाना पहुंचाने का काम गोल्गी, कोई बाहर से आया तो लाइसोसोम मार देगा। बट भैया खाना बनाने के लिए शक्ति भी तो देनी पड़ेगी ना, एनर्जी भी तो देनी पड़ेगी ना, तो एनर्जी देने का काम किसका है? माइटोकॉन्ड्रिया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल। ये जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ये बनाता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। किस फॉर्म में बनाता है? एटीपी, दैट इज एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। कैसे? एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इट इज ऑल्सो नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। जैसे हमारी करेंसी रुपीज है, डॉलर वगैरह है, उसी तरीके से सेल की करेंसी एटीपी है। द बॉडी यूजेस द एनर्जी स्टोर्ड इन एटीपी, जो हमारी बॉडी है वो स्टोर करती है, एंड मेकिंग न्यू कंपाउंड्स फॉर अलग अलग वर्क। ठीक है। अच्छा, इनको स्ट्रेंज ऑर्गेनल नहीं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रेंज। थोड़े से बेकार नहीं, स्ट्रेंज का मतलब थोड़े से वियर्ड, थोड़े से अजीब। क्यों? क्योंकि इनके पास खुद का डीएनए रहता है, खुद का डीएनए एंड राइबोसोम्स। सर न्यूक्लियस के पास तो रहता ही है, बट इनके पास भी रहता है, भूलना नहीं, इसलिए इनको स्ट्रेंज ऑर्गेनल, वियर्ड ऑर्गेनल दिया गया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले ऑर्गेनल के ऊपर, जिनको बोलते हैं वैक्यूल्स। क्या बोलते हैं? वैक्यूल्स। क्या होते हैं वैक्यूल? ये स्टोरेज का काम करते हैं दोस्तों। क्या करते हैं? स्टोरेज का काम करते हैं, स्टोर करने का काम करते हैं। वैक्यूल आर स्मॉल साइज इन एनिमल्स। एनिमल में थोड़े से, हमारे ह्यूमंस में स्मॉल साइज के रहते हैं, बट प्लांट्स में बहुत लार्ज रहते हैं, क्योंकि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, खाना बनाते हैं, तो उन खाने बनाने को स्टोर करने के लिए ज्यादा जगह चाहिए, तो इसलिए लार्ज। द सेंट्रल वैक्यूल of some plants may occupy 50 to 90% of the cell volume। मतलब सोचो सेल का जितना वॉल्यूम है उसमें से 50 से 90% तो यही खा जाएंगे। वैक्यूल आर फुल ऑफ सेल सेप एंड प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी। कठोरतापन और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं ये लोग।